फाइन, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 6 का एनसीईआरटी, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है, जो यहाँ पे जो छोटा सा दिया गया है उस बॉक्स में समझ लेना उस चीज़ को। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। देखो कल हम लोग बात किए थे ट्रेड और ट्रेडर्स, इसका मतलब ही हुआ कि इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स मार्केट होगा तो ट्रेड और ट्रेडर्स होंगे ही होंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये लोग सोसाइटी के, और ऐसे सोसाइटी के जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहे हैं। करेक्ट। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब मार्केट नहीं होगा तो कोई भी पॉटरी सिस्टम डेवलप्ड होगा वो उतना डिज़ाइन नहीं होगा, उसमें बहुत ही प्लेन रहेगा। बट आने वाले समय में क्या हुआ, उसमें डिज़ाइन आना शुरू हो गया, नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पॉटरी सिस्टम डेवलप्ड होना शुरू हो गया। ये क्या है, किस चीज़ का प्रतीक है कि सिटी आपके डेवलप्ड हो रहा है। क्यों? डिमांड है उस सभी सामान का, जब डिमांड होगा तो डिज़ाइन होना चाहिए उसके अंदर। अभी कोई भी, जैसे कि तुम लोग का जो बर्थडे वगैरह होता है तो कोई भी चीज़ तो ऐसे सेलेक्ट करके किसी को नहीं दे देते हो, जाते हो देखते हो, दो रिजेक्ट करते हो, फिर रिजेक्ट करते हो, तो फाइनली अच्छा ये दोनों में कोई एक, अच्छा ठीक है ये बेटर। तो ये कब, कि तब जब आपका आकांक्षा, इच्छा और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगे, समझे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। देखो हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ा है, करेक्ट, पिछले चैप्टर में। इसका मतलब क्या, फाइन पॉटरी है, स्पेशली वही यूटेंसिल्स वगैरह, बॉल्स है, प्लेट्स है, और ये बहुत सारे जगह पे पाए गए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जब खुदाई हुआ था तो बहुत सारे जगह पे पाया गया है ये सभी चीज़। तो हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस, कैसे वहाँ पहुँचा होगा? अरे भाई वो इसलिए पहुँचा होगा क्योंकि वो उसका हिस्सा है, वहाँ पे वो सिटीज़ होगा इसलिए वहाँ पे होगा। करेक्ट। ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे वेर मेड, यानी कि जो ट्रेडर्स होंगे, जो बनिया क्लास होंगे, ट्रेड करने के दरमियान एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे तो लेके जाते होंगे, जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ वहाँ बिकता होगा वो चीज़, या फिर जिस जगह पे बनता होगा उस जगह पे भी बिकता होगा वो। तो सब ये ट्रेड का, क्योंकि फाइन पॉटरी है, प्लेन पॉटरी नहीं है, फाइन पॉटरी है, तो ये अच्छा वाला पॉटरी है। साउथ इंडिया वॉज फेमस, देखो साउथ इंडिया जानते हो कि अभी भी फेमस है इस चीज़ के लिए, गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पीपर एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए बहुत फेमस है, उस समय भी अभी भी। पीपर पर्टिकुलरली देखो बहुत ही महंगा था, बहुत ही वैल्यूएबल आइटम था रोमन एम्पायर में। यही कारण है कि भारत से मसाला सब जाता था वहाँ पे, अभी भी इंडिया को मसाला के लिए याद किया जाता है। और रेफ्रिजरेटर का व्यवस्था तो था नहीं, अब मसाला लगा हुआ जो सब्जी है ना वो लंबा समय तक प्रिजर्व रहता है, समझे। और बिना मसाला का बहुत जल्दी उसमें ऑक्सीडेशन होता है, वो महक जाता है, बात समझ रहे हो ना। तो जब रेफ्रिजरेटर नहीं आया था उससे पहले भारत से यही ले जा रहे थे एज अ प्रिजर्वेटिव, उसको प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। तो रोमन एम्पायर जो इतना बड़ा साम्राज्य था, रोमन एम्पायर, यस शिवानी, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसमें हमारा जो ये पीपर है, मसाला है, बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो कि भारत से इंपोर्ट करवाते थे ये सभी एम्पायर। तो पीपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। पीपर समझते हो ना, मरीच जो होता है, सो मच डैट इट वॉज नोन, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड तक कहने लगे थे पीपर को उस समय। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन शिप में जा रहा है, रोमन एम्पायर में जा रहा है, रोम में, रोम जाने हो इटली का जो हिस्सा है, और वहाँ से पूरा एक सल्तनत को दिखाया जा रहा है, जैसे दिल्ली का बात करते तो पूरा भारत को दिखाया जाता है ना, उस तरह। तो देखो क्या कहने, ये शिप से क्या क्या नहीं जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है तुम्हारा, ये सभी सब गुड्स जा रहे हैं, सब ट्रेडर्स ले जा रहे हैं। लैंड से भी जा रहे हैं लोग, वही जो ऊँट में चढ़ के जाते थे, कल बताए थे ना, ऊँट में चढ़ के जा रहे हैं। तो अब पूरा ट्रेड चल रहा है। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट ए लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कोइंस हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। देखो जैसे साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन गोल्ड कोइंस पाए गए हैं एक्सकेवेशन के दरमियान, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ट्रेड होगा, तभी तो यहाँ पे रोमन का गोल्ड कोइंस पाया गया है या फिर सिंपल कोइन पाया गया है, अच्छा खासा फ्लरिश होगा उस समय ट्रेड। तो फ्लरिश होने का मतलब क्या है, यदि कोइन आया तो पक्का हमारा सामान गया होगा वहाँ पे, हमारा सामान यही फेमस अब था, पीपर मसाला, जो कि अभी भी फेमस है। तो देखते हैं, एक छोटा सा पोएम है उसके बारे में, तो ये समझो आराम से, देखो क्या क्या जाता था। अब देखो ये भी संगम पोएम से आया है, जो संगम लिटरेचर जानते हो, कल बताए होंगे तुम लोग को, करेक्ट। मौर्य पीरियड ऊपर चल रहा था, तो यहाँ संगम एज शुरू हो गया था। लोग कहते हैं कि 400 BC से होना चाहिए, अभी तो 3 BC से बात करते हैं, 100 साल और पीछे होना चाहिए, क्योंकि अरिक्योमेडू में जो फाइंडिंग्स वगैरह पाया गया था उसके आधार पर। तो यहाँ पे देखो, हेयर इज़ वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्रॉट इन टू पुहार, इंपॉर्टेंट पोर्ट जो ईस्ट कोस्ट में है, जैसे इधर हमारा जो है ना ईस्ट कोस्ट, वही ईस्टर्न घाट्स के इस तरफ
यहाँ पे एक ईस्ट कोस्ट है, उस समय उस जगह का नाम क्या था तुम्हारा, पुहार था। तो यहाँ पे कहा था क्या क्या सामान वहाँ से जाते थे। स्विफ्ट प्रंचिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स, हॉर्सेस ट्रेड होता था। बेल्स ऑफ ब्लैक पीपर ट्रेड हो रहा है। जेम्स गोल्ड सब ट्रेड हो रहा है, ठीक है। बॉर्न इन द हिमालयस। सैंडलवुड बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल्स, सैंडलवुड वही चंदन का लकड़ी, ठीक है। पियल्स यानी कि मोती वगैरह सॉदर्न सीज का। कैरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशंस, कैरल्स मतलब वही होता है कोरल लीफ, जानते हो तुम लोग कोरल्स सब। इल्ड ऑफ द गंगा एंड रिवर, ऊपर नॉर्दर्न इंडिया से जा रहा है सब, क्रॉप्स वगैरह जा रहा है, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया तो जानते हो क्रॉप्स के लिए ही फेमस होगा। फूड स्टॉफ फ्रॉम श्रीलंका, पोट्री फ्रॉम म्यांमार एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स। यानी कि संगम पोएम में पूरी तरीके से बता दिया गया, देखिए उस समय ट्रेड क्या होता था, एक्सपोर्ट क्या होता था, इंपोर्ट क्या होता था। इसका साक्ष्य हमको संगम पोएम में भी मिलता है, संगम लिटरेचर में भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेड वेल फ्लरिश था उस समय। देखो ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, सही बात है कि नहीं है। तो ट्रेडर्स जो करेंगे तो इन लोगों का व्यापार है, तो इसलिए नए नए ट्रेड रूट्स वहाँ पे खोजे जा रहे हैं। देखो वास्को ड गामा भी तो एक ट्रेडर ही था, है ना। तो केप ऑफ गुड होप खोजा कि नहीं खोजा वहाँ पे, जान रहे हो, जो नीचे तुम्हारा केप टाउन के बगल में है नीचे। हाँ ठीक है, हाँ डियाज तो आगे बढ़ा ही नहीं, वो तो आगे बढ़ के निकल गए ना। देखो सम ऑफ दिस फॉलोड द कोस्ट, कोस्ट फॉलो किया। कोस्ट को फॉलो करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि लैंड है तो थोड़ा आसानी से होता है क्रॉस करना, क्योंकि अंदर समुद्र में तुमको छोड़ दिया जाएगा और कुछ तुम्हारा कंपास का भी कुछ तुमको आइडिया नहीं है, तो तुमको चारों तरफ समुद्र ही लगेगा। बट तुम कोस्ट के नज़दीक हो तो थोड़ा नेविगेशन करना आसान होता है, क्योंकि बगल में लैंड है, करेक्ट। सो देखो एग्जाम्पल दिखाया गया कि देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। देखो उस समय भी मानसून का यूज़ किया जाता था। मानसून होगा, बारिश होगा, बारिश होगा तो तुम्हारा वाटर का मूवमेंट होगा, जब वाटर का मूवमेंट होगा तो सेलर का गाड़ी जो जहाज़ चलाने का जो तौर तरीका वो चेंजेस होगा, क्विक हो जाएगा। अभी ना तुम्हारा जहाज़ पूरा मशीन बेस्ड है, उस समय तो हाथ से ही चलता होगा, या फिर इतना मशीन नहीं होगा उस समय। तो मानसून कहीं ना कहीं बहुत सहयोग करता था तुम्हारा, स्पेशली बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, कि सेलर्स लोग अपने मतलब अपना गाड़ी अपना शिप ठीक से नेविगेट कर सके। समझ में आ रहा है। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कंटिनेंट फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका और अरेबियन, दे चूज टू सेल विद द, इसलिए देखो इसलिए जो समय था ना साउथ वेस्ट मानसून वाला समय से आता, यानी कि जून के बाद ही ये लोग ट्रेड करता था इधर, क्योंकि जानते हो साउथ वेस्ट मानसून जो हिट करेगा जून में ही हिट करता है, पहला जून को हिट करता है ना केरल को। भाई इस बार तो अद्भुत हो गया इस स्टेट के साथ, जान रहे हो ना तुम लोग क्या हुआ है। अब अगस्त खत्म होने को है, मानसून का हमने देखा ही नहीं, बताओ ये तो अद्भुत हो गया है। शायद ही ऐसा पहली बार हो रहा होगा ऐसा ह्यूमैनिटी में। बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को तुम लोग दबा के रखे हो, और बहुत बड़ा हैपनिंग्स हो रहा है क्लाइमेट चेंज के साथ। बताओ हमने कहीं देखा ही नहीं मानसून सावर इस बार, एक थोड़ा बारिश हुआ फिर धूप हो जा रहा है। अपने किसान का हालत क्या होगा, पूरा फुल त्रासदी। इन्फ्लेशन तो आना ही है, दिख ही जाएगा तुमको, अभी देखो ना तुम आराम से, जो सब्जी जो उस समय उत्पाद किया होगा अभी चलेगा, कुछ दिन के बाद रहेगा ही नहीं, दो पैसा, हालत खराब सब लोग का। देखो तो समझ गए ये, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ड फॉर दिस लॉन्ग, इसलिए अच्छा शिप को बनाया जाता था ताकि लंबा जर्नी को तय कर सके, है ना। अब लंबा जहाज जाना है, पानी से लड़ना है, अलग से वाटर फ्लो होगा, एक्स्ट्रा वाटर भी उसमें अकोमुलेट होगा, तो उसके लिए आपको अच्छा शिप के साथ यात्रा करना होगा। अच्छा शिप मतलब उस समय का रिलेटिव अच्छा शिप, इसका मतलब ये नहीं कि मशीन, क्योंकि मशीन उतना आया नहीं है, ये हम एंशिएंट इंडिया का बात कर रहे हैं। मशीन उस दिन जब आएगा शिवानी, वो पीरियड होगा रेनेसांस के बाद, तब मशीन का युग शुरू होता है, समझे। अभी मशीन उशीन कुछ नहीं है, ये लोग भी इसी तरह, जैसे मिथुन लोग, अमिताभ बच्चन लोग जो चलाते हैं ना बॉलीवुड में, वही वाला है ये लोग का भी। ये अभी भी चलता है, गंगा किनारे है ना छोटा सा, उससे अभी यहाँ से एक तो ऐसे करोगे तो पीछे जाएगा, तब तुम आगे पुश करोगे, वो एनसी फोर्स लग रहा होता है वहाँ पे। देखो न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, मैं कोस्ट में देखो साइड सी बात है, यदि ट्रेड आपको देता है, ट्रेड का व्यवस्था देता है कोस्ट, तो जाहिर सी बात है कोस्ट के आसपास बड़े बड़े किंगडम भी फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अभी भी देखो ना चेन्नई कोस्ट पे बसा हुआ है, मुंबई तुम्हारा कोस्ट पे है, कलकत्ता भी कोस्ट पे है, डू यू नो दिस थिंग। तो फिर साफ साफ है ट्रेड होगा तो फ्लरिश करेगा ही करेगा वो सिटी। तो साउदर्न हाफ ऑफ द सब कंटिनेंट इज मार्क्ड बाई अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, सही बात है, नीचे बहुत कोस्ट लाइन, हिल्स है, प्लेट्यू है, रिवर वैलीज है वहाँ पे। अमॉन्ग्स द रिवर वैलीज
कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल, सही बात है, नीचे कावेरी बहुत फर्टाइल है, वही कावेरी जो डिस्प्यूट हो जाता है कर्नाटका और तमिलनाडु को लेके, तो बहुत फर्टाइल है यहाँ पे। तुंगा भाद्रा उसका एक ट्रिब्यूटरी था, बताया हमने क्लास में, है ना। चीफ और किंग्स वर कंट्रोल, चाहता था यही तुंगा भाद्रा रीजन को, इसको लेके विजयनगर एम्पायर में ही बहुत मतभेद हुआ था कि सब लोग जितने भी बड़े बड़े लोग थे, चीफ्स थे, चीफ मतलब जो प्रमुख लोग थे और किंग थे, चाहते थे कि इस रिवर वैलीज़ को, जहाँ से रिवर बह रहा है, क्योंकि वो बहुत फर्टाइल लैंड है, वो यदि कंट्रोल हो जाएगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, टैक्सेशन सिस्टम लगाया जाएगा, है ना, और उससे रिसोर्स आएगा किंग को, तो वो जगह हथियाना चाहते थे। अब तुम लोग याद करो ना, तुम लोग कई बार क्लास में ये भी बता चुके कि 8th सेंचुरी का जो था ट्रिपटाइट बैटल हुआ था, यहाँ से कौन थे, प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास, 200 साल तक ये लोग का युद्ध चला है। क्यों? कनौज को रखने के लिए हाथ में। और कनौज कितना इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर लैंड है। और कनौज को जो सबसे फेमस किया था, वो किंग का नाम क्या है, हर्षवर्धन। और कनौज तुम्हारा जो सिल्क रूट है उसका भी एक कनेक्टिविटी था, वहाँ से उससे ज्वाइन था वो। तो इम्पॉर्टेंट है ये सभी जगह, जितनी भी रिवर वैली जगह है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, समझे। तो वही बताया गया यहाँ पे, देखो, हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच, इसलिए बहुत रिच हो गया, कॉस्ट रिच हो गया, मतलब कोस्टल एरियाज रिच हो गया, पावरफुल हो गया, रिवर वैलीज बहुत पावरफुल हो गया। संगम पॉइंट्स मेंशन द मूवेंदर, मूवेंदर के बारे में मेंशन किया गया है। मूवेंदर क्या है, ये तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 चीफ। चीफ का मतलब प्रमुख आदमी, कोई भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, प्रमुख 3, यूज फॉर द हेड्स ऑफ द 3 रूलिंग फैमिलीज। उस समय वही कि कौन सा शब्द है, देखो, हाँ, मूवेंदर जो शब्द है वो 3 चीफ के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो और कोई नहीं, चोलास, चेरास, पांड्यास। जो शुरुआत में जो संगम एज में ये लोग फ्लरिश हुआ है किंगडम, इसके बारे में चर्चा किया गया है संगम लिटरेचर में, समझे। वो पावरफुल हुआ है साउथ इंडिया में वही 300 BC के आसपास, समझे ना, जब तुम्हारा संगम एज चल रहा है। तो ईच ऑफ द 3 चीफ्स एंड 2 सेंटर्स ऑफ पावर, देखो 2 सेंटर ऑफ पावर था, एक क्या था इनलैंड में अंदर, और एक कोस्टल एरिया। देख रहे हो कितना स्ट्रैटेजिक, यानी कि 2 सिटीज़ होगा, इंपॉर्टेंट सिटी होगा सभी किंगडम का, एक क्या होगा कोस्टल एरियाज में रहेगा और एक क्या रहेगा इधर रहेगा। तांजो भोर करके बताए थे ना तुम लोग को, याद है तुम लोग को, जहाँ पे एक से एक टेम्पल बना है, राजा चोला वाला जो टेम्पल बना था वहाँ से, हाँ, गंगाई कोंडम चोलापुरम जो बना था, बिल्कुल वो भी है। समझना होगा इस बात को कि जितने भी 3 चीफ थे इसके 2 सेंटर थे, एक इनलैंड हो गया यानी कि लैंड के अंदर, ठीक है, कोस्टल एरिया नहीं, और एक तुम्हारा कोस्ट में। ऑफ दिस 6 सिटीज़, 6 सिटी मतलब 3 का 6 सिटी, 2, ठीक है, कुहार और तुम्हारा कावेरी पट्टिनम है, वो पोर्ट था तुम्हारा चोलास का। और मदुराई कैपिटल है पांड्यास का। मदुराई कितना फेमस, अभी भी फेमस हो जाएगा, समझ रहे हो ना, सब तमिलनाडु में तुमको मिलेगा। चोला का मतलब है तमिलनाडु होता है, तमिल कल्चर को आगे ले गया है, चोलास लोग ले गया है। और चोलास के बारे में कितना कुछ जानकारी दिया गया है संगम लिटरेचर में। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स, इंस्टेंट दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। बट ये जो चीफ है, जितने भी तुमको चोलास सब दिख रहे हैं, इनिशियल पीरियड के बारे में बताया गया है, शुरुआत में जब किंगडम ये लोग फॉर्म कर रहा था, तो कभी भी ये रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करता था, बाली उली वाला टैक्स कलेक्ट नहीं करता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मतलब वैदिक एज सब में हो रहा था। ये लोग क्या करता था, ये लोग डिमांड करता था और गिफ्ट्स लेता था लोगों से। दे ऑल्सो वेंट, मिलिट्री एक्सपीडिशन भी किया है ये लोग, ट्रिब्यूट लिया है नेबरिंग एरिया से, जैसे श्रीलंका देखो सेलोन को अटैक किया है, साउथ ईस्ट एशिया देखो, यहाँ पे बच्चे लोग, ये जो तुम लोग आज इंडोनेशिया दिखता है, वहाँ पे श्री विजयलाया का एम्पायर था, वहाँ पे भी चोला पूरा हालत खराब करके रखा था, श्री विजयलाया एम्पायर को, वहाँ पे भी कब्जा लिया था, समझे। तो इन लोग से ट्रिब्यूट्स लेता था, क्योंकि जितना ट्रिब्यूट्स होगा उतना रिसोर्सेज बढ़ेगा इसका, और वो काम आएगा फर्दर मिलिट्री एक्सपीडिशन में, समझ रहे हो ना। एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग द सपोर्टर। कुछ पैसा रखते थे और बहुत सारे क्या करते थे, अपने सपोर्टर को दे देते थे, जैसे उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, सोल्जर को देते थे, पोइट्स को देते थे। मैनी पोइट्स हु कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन कंपोज पोइम्स इन प्रेज ऑफ चीफ्स। और देखो बहुत सारे ऐसे पोइट थे संगम एज वाले, जिसमें ये लोग क्या करते थे, किंग के बारे में कसीदे पढ़ते थे, किंग हमारा किंग ऐसा है, हमारा किंग वैसा है। वो क्या आता है, जब कोर्ट पोइट रहिएगा आप कोर्ट पे और किंग देखेगा क्या लिखा है, थोड़ा सुनाओ, क्या बात, दो इसको, लो खुश रहो। अब अगला बार से इतना मोटिवेट हुआ है और झूठ बोलेगा उसमें, किंग हमारा सर 4 मुखा सर है, उसका 10 हाथ है उसका, जो कि है भी नहीं, 1 हाथ है वो भी ऐसे लूला है, फिर भी लिख रहा है उसको, कभी बैटल नहीं लड़ा है, मैं उसके ऊपर में कसीदा पढ़ा है, हमारा राजा ऐसा है कि हिमालय को जीता है। अरे लिखो रे, जितना लिखना है लिखो।
इसलिए स्कॉलर लोग एक ही किताब पे रिलाई नहीं करते हैं, देखते हैं ऊपर क्या लिखा गया है उसका कॉन्ट्राडिक्ट क्या लिखा गया है। वो बोला ये डरपोक था, तो फिर क्रॉस चेक करो। यदि ऊपर भी लिख दिया है कि बहुत खतरनाक था, तब तो मानना पड़ेगा आपको, और नीचे तो बहुत ज़्यादा ही लिख दिया है। क्योंकि राजा, अब राजा रखा है पोइट को, तो पोइट का दुस्साहस होगा, कभी भी वो साहस कर पाएगा कि उसके बारे में हम गलत लिख दें? कभी नहीं तो उस पर NIA का मुकदमा होगा, जैसे अभी होता है। देखो तो मैनी पोइट्स ये सब हो गया है, देखो पढ़ रहा है ये सब। देखो इन द संगम एज कलेक्शन कंपोज इन प्रेज ऑफ चीफ्स हु ऑफर रिवार्ड, देखो उसको मिलेगा, प्रीशियस स्टोन मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, हॉर्स, एलिफेंट, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ, अच्छा कपड़ा उपड़ा सब व्यवस्था। अराउंड 200 ईयर्स लेटर, उसके बाद क्या हुआ, AD की तरफ, लगभग AD नहीं बोलेंगे अभी हम लोग, क्या बोलेंगे 100 BC के आसपास एक डायनेस्टी आया, शतवाहनास बिकेम पावरफुल। याद करो कल तुम लोग को शतवाहनास का टाइम पीरियड बताया गया था, पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। नीचे शतवाहनास चल रहा है, तो यहाँ पे इंडो ग्रीक चल रहा है, याद आया सभी चीज़। इंडो ग्रीक चल रहा था ना, बाहर से आ रहा था ना, इंडो ग्रीक, साकास, कुशांश बताए थे ना यहाँ से। एट द सेम टाइम नीचे कौन था, शतवाहनास था 100 BC के आसपास। तो वही बोल रहा है कि देखिए कि 200 ईयर्स लेटर मतलब 100 BC के आसपास नीचे शतवाहना बहुत पावरफुल हो चुका था तुम्हारा वेस्टर्न इंडिया में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शतवाहनास के जो रूलर्स थे उसका नाम है गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और भी शतवाहनास रूलर्स एक से एक हुए हैं, बट ये कौन है, गौतमीपुत्र है। देखो ये रूलर लोग थोड़ा डिफरेंट है। देखो आमतौर पे क्या होता है कि पिताजी का टाइटल लिया जाता है, अशोक ने पिताजी का टाइटल लिया, सब ने पिताजी का टाइटल लिया, बट ये जो शतवाहनास के जो रूलर्स हैं वो माता का टाइटल लेते थे, इसलिए गौतमी पुत्र, गौतमी उसके माता का नाम है, समझ रहे हो ना, शतकर्णी। तो ये पहली बार ऐसा देखा गया कि माता को भी, क्योंकि जानते हो कि पिता और माता का बात करते तो नॉर्दर्न इंडिया में पिता अभी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है कि नहीं है। बट यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ना सोसाइटी का जो नॉर्म्स है उसको थोड़ा ब्रेक करके थोड़ा अलग दिशा कह सकते हैं। हाँ, ये इगालिटेरियन सोसाइटी का एक पहचान कह सकते हो, इक्वल सोसाइटी का पहचान, जहाँ पे पुरुष और महिला को बड़ा, इनफैक्ट महिला को आगे रखा जा रहा है। इज अ वेरी वेरी गुड। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। कैसे जानते हो तुम गौतमीपुत्र श्री इनके शतकर्णी को? कहा था कि ये ना क्या किए थे, एक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री, उनका इंस्क्रिप्शन पाया गया था। तो वहाँ से पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा है रूलर, इनके माता का नाम ये हो। ही एंड अदर शतवाहनास रूलर वे ऑल्सो नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथा। दक्षिण मतलब नीचे, साउथ इंडिया के लॉर्ड है वो, क्योंकि साउथ इंडिया में फुल कंट्रोल है बाबू, नहीं लड़ सकते हो तुम उससे, पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है वो। बहुत बड़ा एम्पायर है, 400 साल तक चला था ये एम्पायर, मजाक है क्या? मौर्य 200 साल तक भी नहीं चल पाया, हाँ गुप्ता भी 2 साल तक नहीं चल पाया, 200 साल तक नहीं चल पाया, ये 400 साल तक नीचे रहा है। नहीं जानते इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री में नहीं हुआ है क्या? बहुत कुछ हुआ है हिस्ट्री में। 400 साल तक किंगडम गया है आगे, इसका मतलब बड़ा किंगडम होगा वो, अब कोई नहीं आ पाया उसको लड़ने के लिए, बड़ा है किंगडम। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, यानी कि नीचे दक्षिणापथा का मतलब क्या है कि वो रूट जो साउथ को कनेक्ट करे, और वहाँ पूरा ये बैठा हुआ है कब्जा के, विच इज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द इंटायर साउदर्न रीजन। समझ गए ना, इसका दक्षिणापथा का मतलब ये है। ही सेंड हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न को, हर जगह आर्मी को भेजा है मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए, जाओ लूट के लेके आओ। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, आप देखो यहाँ पे सिल्क रूट का स्टोरी है जी। अभी हर्षवर्धन का बात नहीं आया, अभी हर्षवर्धन आने में टाइम है, अभी हो रहा है 100 BC का बात हो रहा है, तो हर्षवर्धन आएंगे बहुत बाद में आएंगे, ठीक है, अभी तो गुप्ता भी नहीं आया है। तो सिल्क रूट का हिस्ट्री समझो। सिल्क रूट वही इंडिया और चाइना को नहीं भूल सकते हो। सिल्क रूट में अभी भी 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है कि नहीं चाइना का, न्यूज़ में सुनता होगा तुम लोग। तो बिल्कुल, कैसे शुरू हुआ था ये सिल्क रूट का? देखो होता क्या था, तुम लोग को पहले भी मैंने शायद कई बार बताया है। अब भारत क्या करता था कि चाइना से ना सिल्क लेके बेच देता था, बाद में पता चल गया कि देखो चाइना से उठा रहा है, तो डायरेक्ट चाइना से व्यापार करना शुरू कर दिया। अब भारत का जो व्यापार था वो बंद हो गया, तो भारत करे क्या करे, भारत अब भारत का सामान अब बिकेगा नहीं, तो इसलिए भारत ने इधर साउथ ईस्ट एशिया, जो अभी आसियान कंट्री देखते हो, सिंगापुर, वहाँ पे अपना दिमाग चलाया है, तब यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर दिया। समझे, सिल्क रूट का ऐसा ही कुछ हिस्ट्री है। देखो द रिच ग्लोसरी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटी। बोला कि जो सिल्क का जो अपीयरेंस है, उसका जो फाइन क्वालिटी है, उसी को देखते हुए ना सिल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी का हिस्सा बन गया। जिसके पास सिल्क है वो रईस है,
अब रईस बनाने के चक्कर में अभी आदमी लोग जानते हो ना, रईस बनाने के चक्कर में, रईस दिखने के चक्कर में लोग कोल्ड ड्रिंक भी पीना शुरू कर दिए हैं, बताए थे ना। हाँ यस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सही बात बोल रहा हूँ मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो आदमी रईस है। तो किसी न किसी तरह का आदमी सोच रहा है ना कि रईस ही दिखाना है, झाड़ना है रईस ही, है ना। तो वही समय, यही वाला दौर है कि सोशल ये तुमको दिखा रहा है कि तुम्हारे पास सिल्क रूट है, बहुत अच्छा रईस मेकिंग। मगर सिल्क बनाना इतना आसान है क्या? सेरीकल्चर सुना है तुम लोग, है ना, उसका एक बहुत प्रोसेस होता है, बहुत तगड़ा प्रोसेस है। बोला कि बट सिल्क बनाना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। रॉ सिल्क को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, केकून्स ऑफ सिल्क वर्म्स, है ना, वहाँ से आपको निकालना पड़ता है, वहाँ से निकालना पड़ता है। उसके बाद फिर उसको थ्रेड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको हाँ वीविंग करना वूवन करना पड़ता है, तब जाके क्लोथ बनता है। एक लंबा प्रोसेस से गुजरता है सिल्क। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड, देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ चाइना जो पहला टेक्निक है जहाँ पे सिल्क हम बना सेरीकल्चर कर सकते हैं, यानी कि कैकून्स ऑफ सिल्क वर्म से हम सिल्क बनाने का जो टेक्निक है 7000 साल पहले चाइना में आ चुका था, यानी कि 500 BC में आ चुका, 5000 BC में आ चुका था। चाइना जी, ऊपर चाइना, समझे। इंडिया में था, इंडिया में बड़ा था, तुम्हारा मेहरगढ़ सब में था, बट मेहरगढ़ में हम कॉटन यूज़ करते थे, सिल्क नहीं था वैसा, समझे। सिल्क का क्रेडिट जाता है चाइना को। देखो, while the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from the China who went to distant lands on foot, horseback and on camels carried silk with them. The path they followed came to known as the Silk Route. अब देखो ये सीक्रेट रहा, कोई भी नहीं चाहेगा इसको रिवील करना, प्लस उस समय उतना कनेक्टिविटी ही नहीं था, कैसे करोगे। तो चाइना जो इस तरह का जो सेरीकल्चर जो स्टार्ट किया है कैकून से बनाने का सिल्क, वो बहुत लंबा समय तक किसी को पता नहीं चला दुनिया को। और ये लोग जो यात्रा करके जो ट्रेड कर रहा है दूसरी जगह, तब जाकर पता चला अच्छा ये सिल्क होता है। और जो पैदल यात्रा करता था ये लोग, उसी को सिल्क रूट कहते हैं, उस रूट को, समझा। उसके बाद प्रोड्यूस हुआ बड़ा मार्केट, ब्रांड वैल्यू, देखते हो ना ब्रांड वैल्यू बनता है कि नहीं बनता आस्ते आस्ते। तो ब्रांड वैल्यू बना तो सिल्क रूट हो गया वो, जिसमें इंडिया, क्योंकि इंडिया तब तक बहुत ट्रेडर्स निकल चुका था। Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to the rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. बोला कि कभी कभी क्या चाइनीज रूलर क्या करते थे, गिफ्ट भेजते थे। ईरान में जो है, वेस्ट एशिया में जो रूलर्स है उसको गिफ्ट भेजते थे, समझे। और वहाँ से ये सिल्क वाला कॉन्सेप्ट कहाँ, वेस्ट में गया, और वेस्ट में गया है, समझे। वेस्ट में तो और यूरोप सब में भी गया है। तो आस्ते आस्ते समझ में आ गया जो ये गिफ्ट भेज रहा है उससे मार्केटिंग हो रहा है, ब्रांड वैल्यू बन रहा है। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, यानी कि अब एनो डोमिनी आने वाला है, एडी आने वाला है, क्रिश्चियन एरा, वेयरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमॉन्ग्स्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। समझ गए जो बता रहे। बाद में रोम में, यानी कि इटली सब में इतना बड़ा वो कल्चर बन चुका था कि जिसके पास सिल्क है वो आदमी रईस है, एक कल्चर बन चुका था। तो अब ग्रेट डिमांड है ना, मंगवाएगा वहाँ से, जो रईस आदमी लोग है वो तो पूरा मंगवाएगा। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था, एंड इट हैड टू बी ब्रॉड ऑल फ्रॉम द चाइना से लाना होगा आपको। वो भी चाइना का जो रोड है बहुत डेंजरस रोड है, बहुत खतरनाक रोड है, समझे। क्यों? क्योंकि बीच में आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आपको माउंटेन देखना पड़ेगा, आपको डेजर्ट देखना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। डेजर्ट मतलब क्या, फिर पानी का किल्लत, माउंटेन मतलब आप चढ़ाई करो हाई अल्टीट्यूड में, तो इतना आसान नहीं था। तब ये नहीं कि इतना मुश्किल जगह से लाया जा रहा था, तो दाम तो महंगा होगा ही होगा, और वो बनाने का प्रोसेस भी बहुत महंगा था। तो जाहिर सी बात है बहुत महंगा रिच ही आदमी अफोर्ड कर पाएगा। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास। और जो आदमी लोग जो बैठते होंगे वहाँ पे, तो कहते होंगे कि यहाँ जा रहे हैं बाबू, यहाँ से कमा के, क्या ऐसे है, पैसा दो, इधर पास दो हमको। तो एक पास व्यवस्था भी क्रिएट होना शुरू हो गया। अब यहाँ से देख रहा है कि दिन रात निकल रहा है यहाँ से पैदल यात्रा, फ्री में जा रहे हो, पता चल गया ये लोग सिल्क जाके बेच रहा है और खूब मोटा मोटा रकम कमा रहा है, अब पास वाला व्यवस्था क्रिएट कर दिया। तो थोड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर। अभी भी देखो व्यापार में लगता है कि नहीं लगता है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वही सब शुरू होगा दौर। जो बताया गया मैप 6 देख लेना। सो द सिल्क रूट दिखाया गया, उसका ब्रांचेस दिखाया गया। सिल्क रूट केवल चाइना में ही नहीं, हमारा इंडिया भी उसका हिस्सा था, बाद में जाकर कनौज भी बना है। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द, इसलिए सबका नज़र था कि यदि सिल्क रूट कंट्रोल कर लिए, पूरा कंट्रोल है, ट्रेड रूट है ना वो। देखते हो हमारे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी कितना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ना साउथ चाइना सी, इस पर ही समझो ना, मलाक्का स्टेट समझो ना, जिबौती का समझो ना वो बात, बॉम्बे मंडप का समझो बात, कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेड रूट। तो किंग का नज़र रहता था ये कैसे इस रूट को ना हम कैप्चर कर लें। दिस वॉज बिकॉज दे कुड, इसे टैक्सेशन लगा देगा वहाँ पे। देखो स्विच कैनाल का भी तो वही तो हुआ था।
तो चाहे कि वो टैक्सेस लगाना, ताकि टैक्सेस से वो बेनिफिट कर सके। ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट ट्रेडर्स भेजेगा ही भेजेगा उसको, जो यात्रा करेगा वहाँ से। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स, और इस रिटर्न में प्रोटेक्शन देगा उसको। सही बात है कि नहीं। हु पास थ्रू द किंगडम्स फ्रॉम अटैक्स बाय रोबर्स, यानी कि जानते हैं स्पाई वाला तो होता ही है, जो बैठ कर दूरबीन लगा के बैठा हुआ है कि कब ट्रेडर्स वहाँ से गुजरेगा, अटैक करके सिल्क को लूट लेंगे और पैसों लूट लेंगे। ऐसे लोग होते कि नहीं होते। तो ये जितने भी एक पास दे रहे हो तो तुमको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। अभी स्पाई देखो, तुम लोग शायद मूवी देखा होगा, एक मूवी आया था ना, मूवी, हाँ, तक हिंदुस्तान में भी दिखाया गया, और जो हॉलीवुड का फेमस मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है ना। लुटेरा जो होता है, समुद्र का लुटेरा बहुत डेंजर होता है, पता है तुम लोग को, बहुत ट्रेंड होता है ये लोग, हद लड़ता है ये लोग, बढ़िया मिलिट्री से भी ज़्यादा ये लोग का ट्रेनिंग होता है। और इसमें महिला भी होती है, बहुत खतरनाक खतरनाक सब। देखो, द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट, देखो कुशानास थे, कुशानास इसी के जो आए हैं बाद में कनिष्का, कुशानास ने पूरा कंट्रोल कर लिया अच्छे से सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, ये 200 ईयर्स अगो, यानी कि एडी आ गया। और इसका जानते कुशानास को मैंने पहले भी बताया कि इसका इंपॉर्टेंट जो सेंटर था, कल खोज रहे थे ना अफगानिस्तान का, देखो पेशावर आ गया तुम्हारा, तो पाकिस्तान वाला एरिया, और मथुरा बताए थे ना। कुशाना का असर तुम्हारा 2 सिटी पे था, एक उधर हो गया तुम्हारा पेशावर अभी का पाकिस्तान, और इधर इंडिया तक मथुरा तक लंबा उसका था। तक्षशिला देखो, तक्षशिला तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। तक्षशिला तो अपनी लर्निंग के लिए भी जाना जाता था, आर्ट के लिए भी जाना जाता था। ड्यूरिंग द रूल ए ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। अब क्या हुआ कि जब कुशानास ने कंट्रोल किया तो कुशाना ने क्या किया, सिल्क रूट को नीचे भी ले आया, तो इंडिया, इस तरह इंडिया भी सिल्क रूट का हिस्सा बना है। तो ये देखो, ये एक जानने वाला चीज़ है। हम तो ऐसे मुंह उठा के बोल देंगे कनौज भी उसका हिस्सा रहा है, बट कैसे कनौज तक बात कैसे पहुंचा। सिल्क रूट तो पूरी तरीके से ऊपर वाला हिस्सा है, चाइना तो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो नीचे लाने में कुशानास ने बहुत हेल्प किया है, नीचे तक पहुंचा दिया। देखो इंडस तक पहुंचा दिया बात को, जोड़ दिया, क्योंकि कुशाना ने पूरा कंट्रोल कर लिया। तो कंट्रोल करेगा, कुशाना कंट्रोल मथुरा तक है, तो वो तो कनेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये हुआ है, अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिफ्ट वेस्टवर्ड, और वहाँ से नीचे करके इंडस से करके तब वहाँ से रोमन एम्पायर के पास जाता था। देखो इसने शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया, रूट ही चेंज कर दिया इसने। इसलिए आप इंडिया भी एक अटूट अंग हो जाएगा सिल्क रूट का, और इसका लाभ उठाएगा बाद में जो हमारे इंडिजीनियस रूलर्स है वो फायदा उठाएगा, गुप्ता लोग फायदा उठाएगा, हर्षवर्धन लोग फायदा उठाएगा इस चीज़ का। द कुशानास वर अमॉन्ग्स द अर्लियर रूलर्स, वही कुशानास के बारे में बहुत पुराना है, जिसने गोल्ड कोइंस भी बहुत इशू किया था। अच्छा, कोई भी राजा, तुम लोग बताओ तो अपने ज्ञान से, कोई भी राजा यदि गोल्ड कोइन को इशू करता है, इसका मतलब उसका इकोनॉमी खराब है कि अच्छा है? अद्भुत अच्छा है। यानी कि गोल्ड कोइन आदमी लेके चल रहा है, और पार्ले जी गोल्ड कोइन से खाएगा वो, उस समय का कमोडिटी, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना। इसलिए गुप्ता एज को भी गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्ता एज में भी गोल्ड चलता था। बट जो भारत में जो पहली बार गोल्ड जो इशू किया है वो कुशानासी लोग थे, ठीक है ना। देर यूज बाय द ट्रेडर्स, देखो ट्रेडर्स यूज करते थे वही गोल्ड कॉइन सबको। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो अब जब ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड के साथ आइडिया भी एक्सचेंज होता है कि नहीं है। ट्रेड जा रहा है तो बात होगा क्या, कौन सा धर्म, ये वो, तो वो भी होगा। तो देखो बुद्धिज्म का कैसे स्प्रेड हुआ है। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वाज कनिष्का, मैं हर समय कहता हूँ ये बात तुम लोग को, हु रूल अराउंड 1990 ईयर्स अगो, यानी कि 1 AD में किया था। उसको आगे खींच दो, समझ में आ रहा है ना, 1 AD में किया था। बढ़िया सुनना, जो जब हम डेट के बारे में बोलेंगे तो एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें खाली 1900 ईयर्स पहले बता दिया जाएगा, उसको आपको BC में AD में आपको जोड़ना पड़ेगा समझने के लिए। देखो आप कनिष्का ने क्या किया, बुद्धिस्ट काउंसिल बैठाया, याद है तुम लोग को, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हुआ। तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कनिष्का ने किया था, समझे। देखो सॉरी पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका, लास्ट जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कनिष्का ने किया था, जहाँ पे तुम्हारा बुद्धिज्म दो भाग में डिवाइड हो गया था, हिनाया और महायाना बुद्धिज्म, ठीक है ना। तो ही ऑर्गेनाइज बुद्धिस्ट काउंसिल, जहाँ पे स्कॉलर्स आए और डिस्कस किया गया। अश्वघोषा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक पॉइंट थे जिन्होंने बुद्धा के बारे में बायोग्राफी ऑफ बुद्धा लिखा है, दैट इज बुद्धा चरित्र, जो कि ये कनिष्का के कोर्ट में ही रहते थे। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगन राइटिंग इन संस्कृत, आज ये लोग संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिए। यही कारण है कि जो हिनाया बुद्धिज्म चल रहा था वहाँ से महायाना बुद्धिज्म शुरू हो गया। अब देखो तुम लोग का उस दिन बुद्धिज्म का चैप्टर जब पढ़ा रहे थे, तुम लोग क्लास में था,
हम क्या बोले थे कि बुद्धिज्म इतना फेमस होने का रीजन है कि लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया, प्राकृत को, करेक्ट। अब देखो बुद्धिज्म का फिलोसॉफी आप संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया, यानी कि जो कोर फिलोसॉफी था आपका लोकल लैंग्वेज में लिखने का, उससे आप डेविएट कर गए। तो अब संस्कृत में अशुघोषा संस्कृत में लिख रहा है बुद्धिस्ट का फिलोसॉफी। तो बुद्धिज्म भी अब पल्यूट होना शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट, समझे, पल्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। देखो वही बोला जा रहा है, न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म शुरू हो गया, उसको महायाना बुद्धिज्म कहा जाता है। दिस हैड टू डिस्टिंग, यानी कि दिस हैड टू डिस्टिंग फीचर्स, यानी कि बहुत अलग है ये। पहले हिनाया कुछ और था, ये कुछ और है, ये बोलने का मतलब है। अर्लियर बुद्धा का जो प्रेजेंस है वो केवल स्कल्पचर में है, वो साइन दिखाया जाता था। एग्जाम्पल देखो, इनलाइटमेंट यदि हुआ है तो तुमको पीपल ट्री दिखाया जाएगा, स्कल्पचर है पीपल ट्री के अंदर। बट अब जो महायाना बुद्धिज्म में ना, बुद्धा को भगवान घोषित कर दिया जाएगा। बुद्धा ने कभी भी नहीं बोला कि हमको भगवान का दर्जा दो, हमको गुरु का दर्जा दो, हम एक टीचर है, हम एक फिलोसोफर है, एक रिफॉर्मर है। उन्होंने कभी भी अपने आपको भगवान नहीं बोला। अब भगवान वाला कॉन्सेप्ट आ गया, अब बुद्ध भगवान बोलना शुरू हो गया लोग सब, समझे। पहले क्या दिखाया था, इनलाइटमेंट का मतलब पीपल ट्री दिखा दिया, वहाँ पे हो गया उनको। देखो नाउ इस कल्चर ऑफ बुद्धा क्या है, बहुत बनना शुरू हो गया। अब ये जो बुद्धा का जो हमारे क्लास में डायग्राम है, ये भी देखो कनिष्का नहीं बनाया है, ऊपर वाला जो ये है आकार कनिष्का का ही दिया गया, ये पेंटिंग है। इस तरह का बुद्धा बनाना, ऐसे बुद्धा को नहीं बनाया था, इस तरह रिप्रेजेंट नहीं किया था बुद्धा को, समझ गए। तो बहुत सारे स्टैचू बनना शुरू हो गया बुद्धा का। मैनी ऑफ दिस वेयर मेड इन, मथुरा में बन रहा है, कोई तक्षशिला में बन रहा है, इसके बारे में कभी पढ़ोगे। और सेकेंड जो चेंज हुआ है कि अब बोधिसत्वास भी आना शुरू हो गए। बोधिसत्व मतलब जो बुद्ध के तरह बनना चाहते हैं, बुद्ध के डाई हार्ट फॉलोअर है, और उन्होंने भी बुद्ध के तरह अचीव कर लिया है चीज़ों को। बट वो संसार को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, वो बैठे हैं ताकि दूसरे को भी वो ज्ञान दे सके। दैट इज कॉल्ड बोधिसत्वास। और बोधिसत्व पूरी तरीके से महायाना बुद्धिज्म का हिस्सा है, हिनाया बुद्धिज्म का हिस्सा नहीं है। हिनाया बुद्धिज्म पहले वाला बुद्धिज्म, अभी तुम लोग देखोगे रियल सेंस में महायाना बुद्धिज्म ही है वर्ल्ड में। बाद वाला जो कनिष्का लाया है, पहले वाला बुद्धिज्म लगभग ना के बराबर है, क्योंकि समय के साथ चेंज होता है चीज़ भी। अब देखो, तो बोधिसत्वास वाला कंसेप्ट, दिस वेयर सपोज टू पर्सन, वही पर्सन है जिसको एनलाइटमेंट मिल चुका है। और जब एक बार एनलाइटमेंट मिल चुका है इन लोगों को, दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन में रहेगा, मेडिटेशन करेगा। हाउएवर इंस्टेंट ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू, फिर भी मेडिटेशन तो करेगा ही करेगा, मगर दुनिया में रहेगा ताकि वो दूसरे को सिखा सके, दूसरे को हेल्प कर सके। तो ये बोधिसत्व वर्क बिकम वेरी पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर हो गया था। देखो अभी भी होता है बोधिसत्व का। तुम लोग ये सुने, जो नॉर्थ ईस्ट में यदि विजिट किए हो तो तुम जरूर सुना होगा, हाँ, पंचल नामा सुना है, दलाई लामा सब सुना है। हाँ, पंचल नामा, दलाई लामा, किम्पुची वाला बहुत सारा था ना वहाँ। बताओ, देख दो तो बताओ, तो जिसका पूजा होता है सिक्किम में, बताओ तो। कर्मपा का था ना, और बताओ। और जो रुमतेक में मोनास्ट्री है, किनके नाम पे है वो? रुमतेक का मोनास्ट्री जानते हो ना सिक्किम का, वो किसके नाम पे है? पद्मासमा करके कुछ नाम है, ठीक है, वो नाम है। जैसे अवलिकेटेश्वरा, पद्मपानी, वज्रपानी, ऐसे लोग सब शुरू हो गए। अब बुद्ध से भी ज़्यादा बोधिसत्व को पूजा किया जा रहा है, और अलग अलग जगह। टिबेट में तो पूरा बोधिसत्व है, अभी भी बोधिसत्व है पूरी तरीके से टिबेट में, ठीक है। देखो द वर्कशिप ऑफ बुद्ध बिकम बहुत पॉपुलर हो गया ये सभी जगह पे। और बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। देखो नीचे भी जाना, साउदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में भी चला गया, यानी गुजरात साइड में भी जा रहा है, जहाँ पे केव्स वगैरह बनना शुरू हो गया। वहाँ पे देखते, इसलिए अजंता केव्स और इलोरा केव्स में तुमको बुद्धिज्म का बहुत सारा मिला है कि नहीं मिला है। तो यानी कि बुद्धिज्म ट्रेड के हेल्प से फॉर्म हो रहा है, ट्रेड के हेल्प से अलग अलग जगह पर जा रहा है, समझो। और जो केव्स बनाया गया है वो किंग और क्वीन के ऑर्डर से बनाया गया है, या फिर मर्चेंट के ऑर्डर से, या फिर फार्मर्स खुद ही कर रहे हैं इस तरह का। दिस वेयर ऑफन लोकेटेड पास के आसपास होगा, वेस्टर्न घाट्स में है बहुत सारा, वही मैं अजंता और इलोरा का बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्परस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद द सिटीज इन द डेकन रन थ्रू द पासेस, यानी कि वो जो बोल रहा है कि जितने भी जगह है सब इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट का जगह है ये सभी चीज़। ट्रेडर्स प्रोबेबली हेल्ड इन, यानी कि जो ट्रेडर्स हो गए वो उस केव मोनास्ट्री में रुकते होंगे अपने ट्रैवल के दरमियान। तो बुद्धिज्म ऑल्सो इस, देखो बुद्धिज्म इतना ही नहीं और नीचे गया साउथ ईस्ट की तरफ, यानी कि साउथ ईस्ट, यानी कि तुम्हारा आसियान कंट्री। अभी भी सिंगापुर में जाओगे ना, कंबोडिया में जाओगे, तुमको मिलेगा, देखो म्यांमार पूरा बुद्धिस्ट भरा हुआ है। तो फिर उतना ही नहीं, श्रीलंका, उस समय श्रीलंका को सेलोन कहा जाता था, श्रीलंका में गया है, म्यांमार में, थाईलैंड में, और भी बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गए, इंडोनेशिया में गया है। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जिसको कहा जाता है थेरावाडा, थेरावाडा और कुछ नहीं, हिनाया बुद्धिज्म ही है, ठीक है। थेरावेदिन्स कहते थे, जो इसको फॉलोअर थे ना उसको थेरावेदिन्स कहा जाता था। और थेरावाडा के प्रिंसिपल से ही हिनाया बुद्धिज्म बना था, इसलिए हम कह सकते हैं कि थेरावाडा बुद्धिज्म और हिनाया बुद्धिज्म एक ही है,
लगभग। समझ में आ गया ना, ये शुरू का था, बट ये शुरू वाला चीज़ जो था वो कम होने लगा जब महायाना बुद्धिज्म कनिष्का ने जो स्टार्ट किया था। अब देखो क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, यानी कि जो एक भूख है पिलग्रिम्स का, हाँ, यात्रा करने का, लंबा लंबा यात्रा करने का। एज ट्रेडर जर्नी, देखो ट्रेडर जो है लंबा लंबा डिस्टेंस फॉलो करावानास एंड शिप्स, यानी कि बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कैंप वगैरह लगा के जा रहे हैं, तंबू लगा के जा रहे हैं, है ना, बड़ा बड़ा उसका जो आकार था, जाते थे, बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस करते थे। तो पिलग्रिम ऑफन ट्रेवल, और पिलग्रिम जो लोग थे, अलग अलग लोग जो थे वो भी ट्रैवल करते थे इन लोग के साथ। देखो बेस्ट नोन ऑफ दिस आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब क्या है कि जो धर्म के हिसाब से जा रहे हैं लोग सब, ठीक है। जैसे देखो फाइयान हो गया, हुंगशियांग हो गया, ये सब आए कि नहीं आए, यानी कि ये सब तुम्हारा वो है, श्रद्धालु लोग है जो जा रहा है, पिलग्रिमेज करने के लिए जा रहा है, तीर्थ स्थान पे जा रहा है। तो पिलग्रिम्स मतलब वो आदमी है जो जा रहा है धर्म करने के लिए। जैसे कि बाबा धाम जो जाएगा उसको पिलग्रिम्स कहा जाएगा, और पिलग्रिमेज एरिया क्या हुआ, बाबा धाम हुआ, समझे। तो अब जब लंबा लंबा यात्रा कर रहा है ट्रेडर्स, तो जब देख लिया कि चाइना से इंडिया आ रहा है ट्रेड करने के लिए, तो ये भी लग गया। अभी इंडिया ट्रेड करने के लिए नहीं आ रहा है, ये बुद्धिज्म को समझने के लिए आ रहा है। तो यही बीच में बहुत सारे लोग, एक से एक होशियार लोग आया, चाइनीज़ लोग, ये आया, देखा कि क्या स्थिति है, रियल जो बुद्धा का जो घर है उसमें क्या हो रहा है, देखा नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग टीचर भी बन के रहा है, वहाँ पूरा लिखा, फिर गया वहाँ पे चाइना में, और चाइना में उन लोगों को बताया कि देखिए बुद्धिस्ट इस तरह है, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो इसलिए अभी भी चाइना में इंडिया को इंडिया नहीं कहा जाता है, चाइना में इंडिया को क्या कहा जाता है, हिंदू, हिंदू कहा जाता है, समझे, हिंदू कहा जाता है इंडिया। जैसे हम लोग चीन, चाइना नहीं बोलते, हम लोग चीन बोलते हैं, इसी तरह, समझे। इसी तरह जैसे देखो पोर्टुगल को हम पुर्तगाल कहते हैं, तो फिर रसिया को रूस कहते हैं। तो हमारा रेफरेंस है वैसा हिस्ट्री का, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। देखो यहाँ पे तो बेस्ट नोन उस समय जो थे चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज फाइयान थे, जो आए थे सब कंटिनेंट में तुम्हारा 400 AD के आसपास। फिर उसके बाद जियांग आए थे तुम्हारा 400 ईयर्स के अगो, ठीक है। फिर आई क्यूंग भी आए थे, तो बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक है। वो केम आफ्टर फाइव, यानी कि जुंगजियांग के बाद तुम्हारा ये आए थे, आई किंग आए थे, ठीक है, आई किंग आए थे, सब चाइनीज़ नेम है। दे केम टू विजिट प्लेसेस विद बुद्धा के लाइफ से जो भी एसोसिएटेड था, या जो भी इंपॉर्टेंट मोनास्ट्री, सब जगह आके विजिट किए हैं और समझने का प्रयास किए हैं बुद्धा के लाइफ को। अभी भी हम जाते कि नहीं जानते हैं, जैसे कितना हमारे पास शक्तिपीठ बोले, कितना हमारे पास वो है, हाँ ज्योतिर्लिंग है, 12 है। तो जो शिव जी का पूरा भक्त होगा वो जाएगा 12 ज्योतिर्लिंग, बाबा धाम भी आएगा, फिर नीचे भी जाएगा, वहाँ पे कौन सा MP का जो सबसे फेमस है, हाँ महाकालेश्वर, उज्जैन में जो है, तो अलग अलग जगह जाएगा। वही ये लोग भी वही प्रयास कर रहा है, समझे। तो ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट। अब ये जाएंगे तो ये अपना अकाउंट लिखेंगे कि हम जर्नी में गए थे तो हमको कैसा लगा, क्या लगा, वो बताएंगे। और यदि अच्छा लगा तो वो राजा का बहुत बवाई होगा। आप देखो तुम लोग को ये समझना होगा, जब हर्षवर्धना इसके लिए स्पेशल ट्रीट किए थे ना, हाँ बहुत अच्छा ट्रीट किए थे, समझे। दे लॉट ऑफ डेंजरस, जो डेंजर फेस किया है जब वो ट्रैवल कर रहे थे, सब लिखा है इन्होंने, ठीक है। ऑफ द कंट्रीज मोनास्ट्री जहाँ जहाँ विजिट किए हैं सब लिखे, आज लिख के फिर वापस ले गए, तो वहाँ के लोग भी इनको पढ़े हैं। देखो फाइयान, देखो रिटर्न टू चाइना, फिर जब लौटे हैं तो क्या हुआ, क्या क्या लिखते हैं। फाइयान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल, यानी कि बंगाल से फिर से लौट रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो क्या क्या इन्होंने फेस किया है। ही बोर्ड अ शिप, एक शिप लिया इन्होंने कुछ मर्चेंट के साथ। दे हैड बेरली ट्रेवल फॉर 2 दिन यात्रा किया, बट वहाँ पे एक पूरा समुद्र में ना वो आ गया, लहर आ गया, स्टॉर्म, समझ गए। द मर्चेंट बिगेन थ्रोइंग देयर, उसके बाद क्या है, भारी हो जाता है, शिप भारी हो जाएगा, जो अतिरिक्त सामान उसको फेंको, आदमी का जान बचना इंपॉर्टेंट है, फेंका ताकि लाइट हो सके तुम्हारा लोड और शिप को बचाया जा सके, तो शिप डूब जाएगा। तो फाइया ने क्या किया, अपना जो पर्सनल बिलोंगिंग था कुछ उसको भी फेंकना पड़ा उसको, बट किताब नहीं फेंका, स्टैचू बुद्धा को नहीं फेंका, वो नहीं फेंक सकता है, वो बुद्ध को जानने के लिए आया था। फाइनली क्या हुआ, स्टॉर्म आराम से आफ्टर 13 डेज खत्म हो गया। तब वो डिस्क्राइब करता है सी के बारे में, सी इट सेल्फ इज़ अ बाउंडलेस, सी का तो कोई दायरा ही नहीं है, बताओ। इम्पॉसिबल है टू ईस्ट और वेस्ट को जानना, बस बाई ऑब्जर्विंग द सन, बस सन के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि समुद्र कैसा है। अब कहाँ से सन निकल रहा है, सन निकलता है ईस्ट से, सन अस्त होता है वेस्ट में, तो वहीं से पता चलेगा कि शिव, नहीं तो बीच में समुद्र में छोड़ देगा बाबू, चारों तरफ तुमको सेम ही दिखेगा, तो कहाँ आ गए। ये तो इससे बड़ा भूल भुलैया क्या हो सकता है, बताओ तो। आदमी कहता है भूल भुलैया में भूल गया,
तो समुंदर से बड़ा भूल भुलैया क्या हो सकता है? बस आपका जो नेचुरल चीज़ है उसी से थोड़ा पता कर सकते हैं आप। वही बोल रहा है, देखो बस सन मून और स्टार को ऑब्जर्व करके ना थोड़ा बहुत पता चल जाता था। इफ़ इट इज़ अ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज़ टू स्टेयर बाय द विंड। जब वो डार्क रहता था, रेनी वेदर रहता था, बस एक प्लान ये था कि अब क्या होगा कि विंड से ही आगे बढ़ेगा। जानते हो विंड विंड पुश करता है तो आगे यात्रा करेगा शिप से। इट टुक हिम मोर देन 90 दिन लगा है जावा पहुंचने में। जावा मतलब अभी का इंडोनेशिया, ठीक है, जहाँ पर वो रुके 5 मंथ के लिए बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्ज, यानी कि चाइना पहुंचने से पहले वो 5 मिनट रुके हैं। सेम वास्को ड गामा के साथ भी यही हुआ। वास्को ड गामा डायरेक्ट दौड़ते हुए ऊपर से नहीं आया, वो रुका है वहाँ पर, के बाबू रुका है तब आया फिर, ठीक है ना। इतना आसान नहीं होता है कि एक बार में दौड़ते हुए आ जाए, ठीक है। देखो जुंगजियांग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना, जो गया है, देखो ये दूसरा आदमी है, ठीक है। अब इसका देखो, इसका दूसरा है, ये दूसरा जावा वाला रूट से गया है ना, ये देखो ये नॉर्थ वेस्ट से गया है, सेंट्रल एशिया से गया है, इस तरफ से गया है। ये खाइबर पास जो है तुम्हारा, ये वाला पास से गया है, इस तरफ से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से गया है, ठीक है। कैरिड बैक विथ हिम स्टैचू, देखो ये भी बुद्ध को ले गए, बुद्ध का जो स्टैचू बना हुआ था गोल्ड सिल्वर सैंडलवुड, ये सब ले गया है। 600 मोनोस्क्रिप्ट लोडेड ऑन द बैक, सब बताओ 20 हॉर्सेस के उस पे कंधे पे बहुत सारा मोनोस्क्रिप्ट्स गया है यहाँ से। ओवर 50 मोनोस्क्रिप्ट वे लॉस्ट, मगर कई लॉस भी हो गया है तुम्हारा बोट पे जब वो इंडस को क्रॉस कर रहे थे तब। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग, और उसके बाद वहाँ जाके ना संस्कृत को चाइनीज़ में इन्होंने कन्वर्ट किया और लोगों को बताया कि देखो बुद्धिस्ट बनो तुम लोग भी, कितना अच्छा धर्म है। और यही कारण है कि चाइना में अभी भी बुद्धिस्ट है। कितना बाबू, कितना परसेंट है कल का आंकड़ा के हिसाब से? हाँ 13-14% के आसपास होगा, करेक्ट। और 13-14%, सुनो बच्चे लोग, चाइना का 13-14% मतलब बहुत ज़्यादा होता है। 140 करोड़ का आबादी है वो, यहाँ पे 14-15% से मुस्लिम आबादी बनता है। हाँ ऐसा तो 18 करोड़ पॉपुलेशन से एक देश बन सकता है, तो कह सकते कि अच्छा खासा प्रेजेंस है। क्यों नहीं है? नहीं है। नालंदा, नालंदा के बारे में क्या बोले? नालंदा तो अब नालंदा ही था, अभी तो देखो नालंदा ये यूनिक सेंटर है बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए। देखो जुंगजियांग जो आए थे और भी पिलग्रिम, इन्होंने बहुत अपना जीवन खपाया नालंदा में, पढ़ना चाह रहे थे, यहाँ पढ़ के स्कॉलर भी बने ये लोग। मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उस समय का। और देखो नालंदा के बारे में कितना कसीदा पढ़ा गया था उस समय, देखो कि क्या नालंदा था उस समय। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, जो टीचर है वो इससे अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता है धरती पे, ये बोला जा रहा है, हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंट के। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बहुत सिंसियरिटी के साथ बुद्धा का टीचिंग्स को वहाँ पढ़ाया जाता है, फॉलो भी किया जाता है। द रूल्स ऑफ द मोनास्ट्रीज आर स्ट्रिक्ट, अच्छा स्ट्रिक्ट है, एवरीवन को, सभी को फॉलो करना पड़ता है। डिस्कशंस होते हैं थ्रू आउट, यानी कि डिबेट डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे पूरी तरीके से। ओल्ड एंड यंग म्यूचुअली हेल्प, यानी कि बूढ़े जवान सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं वहाँ पे। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ केम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स, और जितने पढ़े लिखे आदमी दूर दराज से आते हैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, ये नालंदा है, समझे। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंस डिफिकल्ट क्वेश्चन, और देखो एंट्रेंस एग्जाम कहने का मतलब है, एंट्रेंस एग्जाम बहुत डेंजर होता था, IRTC भी डेंजर उस समय। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली, जब आपका आंसर दे दोगे, एंट्रेंस दे दोगे, एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाओगे तभी अंदर आओगे। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू। इतना टफ था कि 10 गो आदमी में ना 7 और 8 आदमी तो एंट्रेंस ही पास नहीं कर पाता था। कहने का मतलब 10 गो में 2 आदमी पास करके जाता था, आज जो 2 आदमी पास करके जाएगा उसका क्या लेवल होगा बताओ। तभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी अपना प्रेस्टीज को रखा है। सभी IIT मुंबई में एडमिशन हो जाए तो काहे का IIT मुंबई, फिर अब सभी आदमी IAS बन जाए तो फिर काहे का IAS। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि अपना गरिमा बना के रखता है, बनने नहीं देता है बाबू ये लोग, समझे, इतना डेंजर है ये सब। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति जान तो भक्ति मूवमेंट बताए थे ना। अब देखो हाँ देखो ना तुम, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। शुरुआत का भक्ति मूवमेंट अलग है, भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट वो मेडावर इंडिया का हिस्सा है। अभी दूसरा वाला भक्ति, ठीक है, दूसरा वाला ही भक्ति बोलेंगे तुम लोग को, तो समझो इस चीज़ को। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन वर्शिप ऑफ सर्टन डेटीज, कोई भगवान का ना बहुत पूजा होना शुरू हो गया, जैसे हिंदुइज्म का एग्जाम्पल देखो, अब शिव विष्णु गॉडेस दुर्गा ये सब का पूजा करने लगे हम लोग। हिंदुइज्म में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है वो बताया जा रहा है। अभी वो वाला भक्ति मूवमेंट नहीं, अभी शंकराचार्य माधवाचार्य वाला नहीं, अभी पहले वाला, समझे। दिस देखो भक्ति के थ्रू होता है आइडिया, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। भक्ति इज अ जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन। अब जो खुदा को, जिस भगवान को हम मांगते हैं उसकी तरफ से हमारा क्या रिलेशन है, मन में क्या सोचते हैं, वही तो भक्ति है। अब जो हम भगवान को, देखो हर आदमी का अपना पर्सनल बिलीव है ना,
या तो तुम लोग बहुत ज़्यादा अलग है तो तुम एथियस्ट होगे, भगवान को नहीं मानोगे, या फिर जो भगवान को मानते होगे तुम लोग, तो तुम लोग अपने हिसाब से रिलेशन रखे होगे भगवान के साथ। कोई अगरबत्ती के थ्रू रखता है, कोई हाथ ऐसे जमा कर देगा, ऐसे करके कर देगा, कोई टीका लगाएगा, तो तौर तरीका, कोई रुद्राक्ष का माला भी पहनेगा, कोई बाबा धाम भी जाएगा, तो अपना अलग अलग है, अलग अलग पैटर्न है। समझ रहे हो, देख रहे हो कैसे ब्रांडिंग कर रहे हैं। देखो दिस ड्यूटी, आप देखो दिस डेटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति। समझ गए ना आइडिया जो पॉपुलर हुआ था उस समय। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू हिज, ये बता चुके हैं, एनी बॉडी वेदर रिच और पुअर, चाहे हाई कास्ट का हो, लो कास्ट का हो, चाहे मैन हो या वुमेन हो, वो भक्ति के मार्ग पे जा सकता है। अब भक्ति के लिए बाबू प्रीस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, बीच में जो बिचौलिया लोग होता है, प्रीस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान को हाथ जोड़ लो, हो गया, भगवान मिल जाएंगे तुमको। अब देखो आइडिया ऑफ भक्ति पूरा भागवत गीता में लिखा गया है। भागवत गीता जानते हो हिंदू के लिए सबसे बड़ा गीता है, ठीक है ना। अब भागवत गीता का मतलब क्या है, जो महाभारत का हिस्सा है। महाभारत के टाइम में ही भागवत का ज्ञान दिया गया था ना। किसने किसको ज्ञान दिया? हाँ, समय को स्थिर करके दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, किसी को पता ही नहीं चला, बिल्कुल। वो टाइमलेस जोन था, या हो सकता है कि वो जो युग है वो 1000 साल का युग चला होगा, हो सकता है वो 1 सेकंड का चला होगा, क्योंकि टाइम है ही नहीं, वो टाइमलेस हो गया। अच्छा ठीक है, अभी मत पूछो। इन दिस देखो कृष्णा द गॉड, अर्जुन से पूछे, हिज डिवोटी एंड फ्रेंड, बहुत अच्छा रिलेशन था अर्जुन और कृष्ण का। बोले कि टू अबॉन्डन ऑल धर्मास टेक रिफ्यूज टू हिम सो एज ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम। अब अर्जुन जानते हो कि अर्जुन आप धनुष उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्यों? सब उसको लग रहा है कि अपना ही तो आदमी है, क्योंकि रियल बैटल बोलना और रियल बैटल करना दो अलग चीज़ है ना। जब पता चलेगा कि जो युद्ध कर रहा है उसमें तो सब बड़े लोग बैठे हुए हैं, जिसने बच्चा से हमको पाला पोसा, अब उसके ऊपर तीर धनुष लगाना है तुमको, हालत खराब हो जाएगा किसी का भी। बोला माया है, आत्मा कभी मरा नहीं, कभी मरेगा नहीं, चला दो। भीष्म पितामह को मारा जाएगा, ठीक है, क्या करेगा? बस कृष्ण जी ने उपदेश दिया, आप क्षत्रिय हो, आपका फर्ज है, ठीक है ना। देखो इसलिए ना प्रोफेशनल एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम टीचर है, तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा भी एक एथिक्स है, हमारा भी एथिक्स है। टीचर का एथिक्स क्या है, वो सबको बढ़िया से पढ़ाए। विद्यार्थी का एथिक्स क्या है, बढ़िया से समझे। बाहर भाई है, भैया है, कुछ है, उससे मतलब नहीं है। तो आप जब बैटल में लड़ने के लिए आए हो, आप क्षत्रिय हो, चाहे आगे कोई भी हो, भाई हो, सहोदर भाई हो, कोई भी हो, मारो उसको पकड़ के। देखते हो ना, जब पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है ना, चिराग पासवान का चचा अलग गया कि नहीं गया पार्टी में, पॉलिटिक्स से उसका, और वही बैठ के चाय पिएगा साथ में, फिर बाद में प्रोफेशनल एथिक्स है वो। अब यहाँ पे समझो, ही कैन सेट अर्जुना, इन्होंने अर्जुन को अपना जो प्रॉब्लम था दिमाग में, उनका जो एविल सब खत्म कर दिया, वही तो भागवत का ज्ञान है। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड, और इस तरह का बात पूरा दुनिया में फैलने, मतलब पूरा कंट्री में फैलने लगा। भक्ति मार्ग पे चलिए। दोज हु फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति emphasize devotion and individual worship of God and goddesses rather than the performance of यानी कि सेक्रीफाइस, बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस योजना उजना करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को जैसे मानना मानो, हो गया भक्ति। तो अब ये आने वाले कालखंड में, आने वाले समय में किस लेवल पर भक्ति मूवमेंट जाएगा? मीराबाई आ जाएगी, गुरु नानक साहब आ जाएंगे, समझ रहे हो ना, एक सूरदास आ जाएंगे, तुलसीदास आ जाएंगे, समझ रहे हो, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे। यानी कि भक्ति का जो नींव है यहाँ पे रखा गया है। ये टाइमलाइन नहीं देगा तुमको, महाभारत लिखा गया था वही टाइमलाइन, वही है तुम्हारा। ये BC और AD को टच कर रहा है। हाँ, जो बुद्धिज्म इस तरफ चल रहा था तो हिंदुइज्म का क्या स्थिति था, बट वही है, ये ट्रांजिशन पीरियड का। हर्षवर्धन अभी आया ना, बहुत बाद में, गुप्ता के बाद में आएगा वो, बहुत बाद में आएगा वो। हाँ, 650 670 के आसपास। यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बिलीव, यानी कि भक्ति का मतलब, इफ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डेटी विद अ प्योर हार्ट, यानी कि जो भगवान को हम माना जाता है उसको बढ़िया से मान रहे हैं, बहुत दिल से मान रहे हैं, द डेटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच, जिस फॉर्म में हम चाहते हैं ना, जैसे हम मान रहे हैं किसी भगवान को और हम चाहते हैं कि शिव जी का डमरू ऐसे बजाते हुए हमको दिखे, तो उसी फॉर्म में दिख जाते थे। सही बात है ना। भगवान तो फॉर्मलेस है, निर्गुण और सगुण वाला है ना। आज अच्छा शंकर जी, अच्छा तुम लोग को पूछे, शंकर जी कैसे इमेजिन करते हो शिवानी? शंकर जी जब सोचते हो दिमाग में तो किस तरह का आकृति बनता है? नहीं बनता है क्या? नहीं। हमारी तरह तो नहीं दिखते होंगे शंकर जी। पूजा, अरे बताओ ना तुम लोग, तुम लोग गायब है क्या? कुछ मानते नहीं हो क्या तुम लोग? नहीं मानते तो डायरेक्ट बोलो।
दिखता है ये? अब तुमको क्या दिखता है? तो बिल्कुल तुम यदि भक्ति पूरा लीन हो जाओगे ना भगवान, तो भगवान उसी रूप में आएंगे तुमको और तुमको पूछेंगे क्या वरदान चाहिए, क्या मांगोगे? तो नहीं आएंगे तो तुम्हें गलती है, पाप है तुम में, पाप है, भरा हुआ है तुम्हारे अंदर पाप। अब जब रावण को दर्शन दे सकते हैं, जब ऐसे ऐसे लोग को, वो छोड़ो, जब भस्मासुर को दे सकते हैं, तो तुमको भस्मासुर से थोड़ा बेटर होगा तुम। अरे देते हैं दर्शन बाबा, अभी भी देते हैं दर्शन, दिल होना चाहिए वैसा। देखो यहाँ पे देखो, ये समझ में आ गया ना तुम लोग को, ऐसा ऐसा हो रहा है, उसी फॉर्म में तुमको मिल जाएगा। वन दिस आइडिया गेट एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दिस डेटीज। आप जब देखो आज शिव जी को तुम लोगों ने देखा ऐसे करके, हाँ, सांप के साथ, डमरू के साथ, क्यों? वो स्कल्पचर प्रेजेंट है। फोटो देखोगे तो वही फोटो देख रहे हो, मंदिर में भी जाओगे तो शिव जी ऐसे बैठे हुए हैं, तो तुम्हारे इतना दिमाग में बैठा है वो चीज़, तो तुम शिव जी को ना मेरे ड्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और शिव जी हमारे फॉर्म में भी हो सकते हैं, शिव जी किसी के भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। नहीं नहीं, वो इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म को डाउनग्रेड करें, ये गलत बात है। भगवान किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, बट जो पहले से जो नैरेटिव गढ़ा गया कि भगवान ऐसे ही दिखेंगे, तो हमारे दिमाग में वो बसा हुआ है चीज़। आज जैसे सुबह सुबह देखोगे बच्चे लोग, तुम लोग रनिंग करने जाते होगे, तो वहाँ पे बहुत सारे महिला आती है ना कि शिव गुरु वाला आती है, पूछती है कि आप शिव गुरु लिए हैं, शिष्य बनना है, तो तुमको क्या बोलना है कि शिव आज भी गुरु है। तो इसमें क्या कोई किसी को डाउट है क्या? शिव जी का ना जन्म हुआ है ना मरण हुआ है, शिव जी अनंत है। अच्छा, हर हर शंभू जो गाना फेमस हुआ है, तुम लोग बैकग्राउंड में जान ही रहा होगा, तो कोई विद्यार्थी इस क्लास में यदि बहुत ज़्यादा अच्छा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो जितना भी संस्कृत का श्लोक पढ़ा गया है शिव जी के बारे में, जरा उसका मीनिंग निकाल के ले आना। तो वो जितना भी वर्ड बोला गया है शिव जी के प्रेज में बोला गया है ना। और जो पांडा जो गाई है वो, हाँ, अभिलाषा पांडा जो उड़ीसा की जो है, बहुत फेमस हुई है, करेक्ट। हद, मैं तो सैल्यूट करता हूँ, आवाज़ भी इतना बढ़िया है। हाँ, तो अच्छा, कोई विद्यार्थी है इस क्लास में कि वो जितने भी वर्ड संस्कृत में श्लोक पढ़ा गया था, ठीक है, सबका मीनिंग निकाल के लाना। तो शिव जी के बारे में बोला गया है, हाँ, एक एक वर्ड का, ठीक है, समझ गए। बस ऐसे ही मैं तुम लोग को वर्क दे रहा हूँ, कोई बड़ा वर्क नहीं दे रहा हूँ, सिंपल वर्क ही है। चलो चलो यहाँ पे देखते, भक्ति देखो। देखो यहाँ पे भक्ति का मतलब क्या होता है। भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज। भज इसका मतलब है टू डिवाइड और शेयर, बांटना। इसलिए सुबह सुबह हरे राम हरे कृष्ण वाला भक्ति दिखता है ना हमको, बांटना। हम भी आनंदित है, तुम भी आनंदित रहो। देखो तुमको पता है भक्ति मार्ग बेस्ट मार्ग है। अब तुम लोग कभी अच्छा, तुम लोग कभी भागवत कथा सुनने के लिए गया है क्या? तो देखना कि जो बूढ़े लोग होते हैं 35-40 प्लस हो जाते हैं, वो लोग उठ के पूरा शुरू कर दिए। अरे बहुत मजा आता है देख के। अरे हमारे घर में सुबह से ही चलते रहता है। अच्छा है, अरे हम अच्छा सोच रहे हैं ना, हम अच्छा सोच रहे हैं। अब आदमी लोग अनकंट्रोल हो जाएगा, पूरा पंडाल में पूरा डांस कर रहा है, बड़े मतलब अच्छा बात, पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। अरे किसी का मर्डर तो नहीं कर रहे, किसी का बुराई तो नहीं कर रहे, हम अपने आप में खो गए और ईश्वर पे समर्पित। यही भक्ति है, जहाँ हमको पता ही नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं, पूरा डिवोटी बन गए हम लोग। तो ऐसा बनना चाहिए, यही भक्ति है। वही बोला गया भज, यानी कि डिवाइड और शेयर। दिस सजेस्ट एन इंटीमिडेट टू वे रिलेशनशिप है डेटी और डिवोटी का, ठीक है, भगवान और तुम्हारा। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवता विच इज ट्रांसलेटेड एज अ गॉड, यानी कि भक्ति किसके तरफ है? भगवत की तरफ है। भगवत का मतलब ही भगवान होता है। बट ऑल्सो मीन वन हु पोजेस एंड शेयर्स भागा, लिटरली गुड फॉर्चून और ब्लिस, यानी कि गॉड का मतलब, यानी कि भगवत का मतलब ये भी हो सकता है जिसके पास भागा हो। भागा मतलब क्या कि जिसके पास फॉर्चून हो। हम बोलते हैं ना भगवान अगरबत्ती चढ़ा रहे, हमारा ये इतना इतना बिजनेस सही हो जाए। कई लोग होता है ना, सुबह देखोगे बढ़िया क्लास को पूरा फूल झाड़ू ये लगा रहा है पूरी तरीके से। भगवान का पूजा हुआ करो, अच्छा पूजा हुआ तभी आएगा इनकम। द डिवोटी नोन एज द भक्त और द भगवता शेयर हिज और हर चूजन डेटी भागा। तो वही बात है कि कनेक्टेड होते हैं भागा से, यानी कि भगवान जो उससे पूज रहे हैं और चढ़ाया जाता है अपने हिसाब चढ़ाओ। सबरी ने क्या चढ़ाया? सबरी ने जूठा बैठ चढ़ाया। और अब बताओ राम जी खा रहे हैं। ये तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। बताओ लक्ष्मण ने रिजेक्ट कर दिया
और राम जी, इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है। बुद्ध 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 का हिस्ट्री जानोगे ना, तुमको भी लगेंगे वही है। बुद्ध ने बताओ कनिष्का, उस समय जो एक वुमेन थी जिसका बैड प्रेस्टीज था सोसाइटी में, ठीक है, ऐसा होता है ना कनिष्क बैड, तो वो आके रिक्वेस्ट की बुद्ध को कि प्लीज़ आप आ जाइए, ऐसी भी सोसाइटी में हमको बॉय कट करके रखा है लोग सब, आप आ जाइए। तो बुद्ध बोले कि ठीक हम जाते हैं, जबकि वो बाकी जितने भी उनके शिष्य थे उन्होंने अपोज किया कि आप जाइएगा तो आपका स्टेटस क्या होगा। तो बोले कि यदि आज ये महिला का स्टेटस खराब है, सोसाइटी में इसको गलत गलत बुलाया जाता है, इसका सोसाइटी जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार नहीं है, हम बिल्कुल जाएंगे इसके घर में। बुद्ध गए घर में, बुद्ध का स्वागत हुआ और पूरा सोसाइटी में मैसेज गया, इसलिए बुद्ध महान है। अभी होता है ना, ये बदमाश आदमी है इसके साथ दोस्ती मत करना, अच्छा आदमी बदमाश को भी जाकर मैसेज देकर चल जाएगा और कहता है कि दोस्ती यारी अच्छा रखो। हम कहते हैं पहले तुम अच्छा रहो ना, तो तुम्हारा दोस्ती यारी भी अच्छा रहेगा। सही बात है कि नहीं है? अब देखो, एक तो बहुत सिंपल कहावत है, या फिर कहोगे जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जैसा आदमी वैसा दोस्त। सही बात है कि नहीं? बदमाश आदमी का बदमाश से दोस्त मिलता है और अच्छा आदमी का अच्छा, ये कैसे संभव है? एक अच्छा आदमी खराब आदमी के बीच में भी अच्छा रह सकता है, तो उसको तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया। ये आदमी का पर्सनालिटी का दोस्त है कि आप इजीली कैरी अवे हो गए। यदि आपके अंदर है स्टैंड लेने का, आप अच्छे हैं, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंटेंशन, आप सही रहेंगे। ठीक है, समझ गए ना? तो पोएम बाय भक्ता, एक भक्ता क्या लिखते हैं? मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल अस दैट रिचेस लर्निंग हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर अ क्लोज रिलेशन। यानी कि बाबू बड़ा बड़ा चीज़ चढ़ा दिया, हाई स्टेटस का है तो पूरा भगवान के साथ स्थापना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। किंग पूजा करेगा तो भगवान मिल जाएंगे और हम पूजा करेंगे तो नहीं मिले, ऐसा तो नहीं है। भगवान तो निर्दय हो ही नहीं सकते, भगवान तो सबके लिए है। दिस अ पार्ट ऑफ द पोएम कंपोज तमिल में हुआ था, अपार में हुआ था। अब देखो सेकंड भक्ति के बारे में बोला है जो मेडाबल इंडिया में हुआ था। अंडाल्स और अपार्स के बारे में बोला गया है, जो डिवोटी है शिवा का, वो बोले कि देखिए ऐसा है कि रीच आदमी पूजा करेगा जरूरी नहीं कि भगवान मिल जाए, कोई भी आदमी पूजा करेगा तो भगवान मिल सकता है, उसके लिए भगवान को ऑफरिंग्स नहीं चाहिए होता है। सच में सही बात है। अच्छा ये बताओ, भगवान को आदमी दूध पिलाता है, दुनिया भर का चीज़ देता है, अरे भगवान बाबू, भगवान ने सब कुछ बनाया है, ये मानते हो ना, तभी तो तुम पूजा कर रहे हो। तो भगवान को क्या जरूरत है तुम्हारा सेब खाने का? मैं वो तो तुम सेब भगवान चढ़ाया तो फिर लेके फिर खा लोगे खुद ही। भगवान को नहीं चाहिए, भगवान सब खा के चक के बैठे हुए हैं, नहीं चाहिए उनको। वो आदमी है, कन्वेंशन बना दिया, आदमी बस अपने दिल से बोला कि चलो कोई नया चीज़ है भगवान आप पहले खा लीजिए, सेवन कर लीजिए। अब बचपन में होता था ना कि देखो चढ़ रहा है, पहले चढ़ने दो उसके बाद। अब बच्चा लोग पूरा टिका के बैठा हुआ है, कब आएगा वो? अरे बच्चा खिला दो ना, बच्चे के अंदर 10 गो भगवान बैठा हुआ है और फिर भी कन्वेंशन है। तो वही ये चीज़ यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। ये जो फालतू का जो कॉम्प्लिकेशन जो बैठा हुआ है ना कि ऐसे ही भगवान मानेंगे, ये जो तो खंडित किया गया वही भक्ति है कि आप किसी भी भाव में कर सकते हैं। देखो अपार हो सकते, इसके बारे में कुछ लिखा गया है। देखो तो बिकॉज द डेटीज वर स्पेशल देयर इमेजेस ऑफ डेटी वर प्लेस विद इन द स्पेशल। जानते हो सब डेटीज बहुत स्पेशल हो गए, तो इनके इमेजेस तुमको घर में मिल जाएंगे देखने को। उस समय भी भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट। अब भक्ति का तुमको आर्ट एंड कल्चर में भी दिखेगा, तौर तरीके स्कल्पचर बनना शुरू हो गया, भगवान के बारे में एक से एक पोइट्री लिखा जा रहा है, एक से एक आर्किटेक्चर, टेम्पल, सब भगवान के बारे में क्या नहीं लिखा गया। हाँ तुलसीदास, ये देखो ना तुम, हनुमान चालीसा। अच्छा एक आंसर देना तुमको, ये मेरे मन में बहुत दिन से हमेशा चलता है। भूत प्रेत पकड़ लेता है लोगों को, भूत तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना भूत भाग जाता है, ऐसा कहा जाता है ना। जब हनुमान चालीसा नहीं बना था तब तो उस समय क्या पढ़ा जाता होगा? कुछ तो पढ़ा जाता होगा ना। तो समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है ना, रिसर्च का विषय है तुम लोग के लिए। हिंदू देखो, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत बाद में बना है, भक्ति सेकेंड भक्ति मूवमेंट, ये 14-15 सेंचुरी के आसपास, 15-16 सेंचुरी के आसपास बना है। हिंदू देखो, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिप्राइव फ्रॉम द रिवर इंडस से लिया गया। जानते हो ये अरब और ईरानियंस यूज़ करते थे, जो पीपल तुम्हारे इंडस में रहते थे, ये बता चुके हैं हम ये सभी चीज़ पहले भी। तो देखो जब भारत में ये सब व्यवस्था हो रहा था तो वर्ल्ड में क्या स्थिति था? अबाउट 200 ईयर्स अगो क्रिश्चियनिटी वेस्ट एशिया में आया, जीसस क्राइस्ट जन्मे हैं बेथलम में, ठीक है, जो कि उस समय का इंपॉर्टेंट हिस्सा था रोमन एम्पायर का।
क्राइस्ट टीचिंग्स वर डैट ही वॉज अ सेवियर, यानी कि वो दुनिया के रखवाला है। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू ट्रीट, बाकी लोगों को अच्छे से ट्रीट करो, लव से ट्रीट करो, विश्वास करो, समझे, सबको इक्वल ट्रीट करो। और कुछ कुछ बाइबल का यहाँ पे फ्रेज लिखा गया है, ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस फॉर दे शेल बी फिल्ड, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शेल obtain mercy, blessed are the pure in heart for they shall see God, blessed are the pacemakers for they shall be called sons of God। इसका मतलब क्या है, पूरा भगवान के बारे में पढ़ा जा रहा है, पूरा भगवान गॉड के बारे में बोला जा रहा है और इक्वल ट्रीटमेंट करने का बात किया जा रहा है। सब यही ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ चीज़ सब है। क्राइस्ट टीचिंग्स अपील टू ऑर्डिनरी पीपल एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, पूरा वेस्ट एशिया में फैला और ऑर्डिनरी आदमी को अपील किया जा रहा है, समझ गए ना। द फर्स्ट थ्रू अलग अलग जगह पे गया। फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स केम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कोस्ट, सॉरी वेस्ट एशिया टू वेस्ट कोस्ट ऑफ द विद इन द 100 years ऑफ द क्राइस्ट डेथ, यानी कि जब क्राइस्ट का डेथ हो गया 100 साल बाद बहुत सारे प्रीचर्स हुए, टीचर्स हुए जो इनके टीचिंग्स को फैलाएगा अलग अलग कंट्री। अब जानते हो कि इंडिया में भी आना शुरू ही हो गया था। तो क्रिश्चियन ऑफ केरला देखो, जिसको बोलते हैं सीरियन क्रिश्चियन, ये कहाँ से आए होंगे, पक्का सीरिया से ही आए होंगे, यानी कि वेस्ट एशिया से आए होंगे। ये ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी है पूरा दुनिया का, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्रिश्चियन एक्सेप्ट किया था और जहाँ जहाँ गए वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाए हैं। समझ में आ गया ना जी। तो इस तरह धर्म का भी आगाज हो रहा है। अभी बताओ दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सेकंड धर्म इस्लाम, थर्ड धर्म हिंदुइज्म, ठीक है ना। ये देख लेना, उसके बाद ये पढ़ लेना सभी चीज़। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं होगा, नहीं है।